इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अब पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, चैप्टर 4 है। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को ही अपवर्तक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। आइए ज़रा समझें गुणनखंड का मतलब क्या है। गुणनखंड का मतलब है कि दी हुई चीज़ों को बराबर बराबर बांट देना। तो आइए ज़रा देखें हम लोग। मान लीजिए हमारे पास कुल 8 गोलियां दी हुई हैं। अब उन 8 गोलियों को हम स्तंभ में सजाएं, ऐसा सजाएं कि प्रत्येक स्तंभ में बराबर गोलियां हों। ज़रा हम लोग इसको करके देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग एक एक गोली सजाते जाएं, तो देखिए एक स्तंभ में एक, दूसरे में फिर एक, तीसरे में एक। तो जब एक एक गोली हम सजा रहे हैं तो यहाँ हम गोली की संख्या रही हैं, एक गोली एक स्तंभ में, तो कुल स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 और 4 8 स्तंभ। तो कुल गोलियां कितनी हमारी? 8। मतलब एक एक गोली करके हम लोग 8 स्तंभों में सजा सकते हैं कुल 8 गोलियों को। अब जरा देखिए, मान लीजिए अगर हम एक स्तंभ में 2 गोली सजा दें तो देखिए कितने स्तंभ हो गए। देखिए 1 2 3 4 और सभी स्तंभों में गोलियों की संख्या क्या हो गई? बराबर। मतलब हम लोगों ने बराबर बराबर उसको बांट दिया। तो आइए चलें, हर एक स्तंभ में गोलियों की संख्या 2, कुल स्तंभ हो गए कितने हमारे? 4 और कुल गोलियां तो हैं ही हमारी 8। अब ज़रा देखें कि हम लोग एक स्तंभ में 3-3 गोली सजाते हैं। तो देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ 2 बच गया। अर्थात यदि हम लोग गोलियों की संख्या एक स्तंभ में 3 रख दें तो हमको सारे स्तंभों में 3-3 की संख्या प्राप्त नहीं होती। अर्थात हम लोग 3 के समूहों में 8 गोलियों को बांट नहीं सकते। अब जरा यहाँ चलिए अगले छोर पे, यहाँ यदि हम लोग एक स्तंभ में 4 गोली रख दें तो देखिए 1 और 1 2 स्तंभ तैयार हो जाएगा। तो हमारी कुल गोलियां कितनी हैं? 8। अब जरा इसको देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम 5 गोली रखें तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 तो हमने रख दिया। अब दूसरा स्तंभ शुरू करेंगे तो देखिए कितनी गोलियां बच गई? केवल 3 बच गई, 5 नहीं आया। तो हम लोग 5 गोलियों के साथ बराबर स्तंभों में 8 गोलियों को बांट नहीं सकते। अब जरा देखिए अब हम 6 गोली में आए तो देखिए यहाँ 6 गोली हो गई और यहाँ कितनी गोली बच गई? 2 गोलियां केवल बच गई। अर्थात दूसरे स्तंभ में भी 6 गोलियां नहीं पूरी हुई। अर्थात हम लोग 8 गोलियों को 6 गोलियों के बराबर समूहों में बांट नहीं सकते। अब देखिए यदि गोलियों की संख्या हम लोग 7 ले लें एक समूह में तो देखिए इस समूह में 7 आ गया, फिर दूसरा समूह शुरू किए तो केवल 1 गोली बची। अर्थात 7 गोलियों के समूह में 8 की गोलियों को बांट हम लोग नहीं सकते बराबर बराबर। अब देखिए यदि 8 हम लोग ले लें तो क्या हुआ? यहाँ पे 8 गोलियों का समूह और कितना समूह बना? 1। तो हम लोग यहाँ लिख दिए कितना भाई? एक समूह में 8 गोली, कुल समूह 8, कुल गोलियां 8। इससे हमको क्या पता चलता है कि यदि कोई संख्या दी हुई हो तो अगर हम उसको बराबर बराबर बांटेंगे तो हर एक बार बांटना संभव नहीं है। कैसे संभव है भाई? जैसे यहाँ 1 गुने 8 अर्थात 8 को हम 1 और 8 के रूप में बांट सकते हैं, एक एक गोलियों के रूप में। उसी तरह हम 2-2 गोलियों के रूप में 8 को बांट सकते हैं, लेकिन 3 के रूप में नहीं। फिर 4 के रूप में बांट सकते हैं। उसी तरह से 5 6 7 नहीं बल्कि 8 के रूप में बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो संख्याएं निकल के आई, यहाँ आया 1 और 8, यहाँ संख्या आई 2 और 4, यहाँ फिर आ गई 4 और 2 और यहाँ आ गया 8 और 1। इसका मतलब है कि जो कोई संख्या अगर 8 है
तो उसमें हम लोग बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं, या तो 1 के रूप में, या 2 के रूप में, या 4 के रूप में, या फिर 8 के रूप में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 8 हो तो उसमें पूरा भाग बराबर बांटने का मतलब पूर्ण विभाजन किसे हो सकता है, या तो 1 से, या 2 से, या 4 से, या 8 से। अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे कि पूरा पूरा भाग लग जाए। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या में पूरा पूरा भाग दे दें, उन संख्याओं को दी हुई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ 8 है तो 8 के गुणनखंड 1 भी है, और 1 में 8 से गुना किया 8, और 8 में 1 से गुना किया 8, अर्थात इस 8 का गुणनखंड 1 भी है और 8 भी है। उसी तरह से यहाँ 8 है, 2 4 समूह में बांटे तो 8, तो 8 का गुणनखंड 2 भी है और 4 भी है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 8 का गुणनखंड 4 भी है और यहाँ 2 भी है। उसी तरह 8 का गुणनखंड 8 भी है और 1 भी है। तो हम लोगों ने देखा कि किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भागा लग जाए। तो आइए हम लोग देखें जरा। 15 है, 15 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं भाई। 15 में 1 से भागा पूरा लगेगा, तो पहला गुणनखंड हो गया 1। यदि 2 से भाग देंगे तो 2 सतह 14, लेकिन 15 नहीं आता है तो 2 गुणनखंड नहीं होगा। 3 से देंगे तो 3 पचे 15, तो 3 भी हो गया। 4 से देंगे तो 15 नहीं आता 4 के पहाड़ा में। 5 से 5 दिया 15, तो 5 आ गया। और 6 से नहीं होगा, 7 दूनी 14, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, सीधे कौन सा होगा भाई, 15। अब जरा उसी तरह 5 के गुणनखंड देखिए, 1 से होगा और फिर 5 से उसका भागा होगा, अर्थात 1 और 5 उसके गुणनखंड हो गए। अब ज़्यादा 1 का गुणनखंड देखिए, 1 में 1 से भागा जाता है तो इसका एक गुणनखंड 1 हो गया। अब 12 के गुणनखंड देखिए, 1 से 12 में जाएगा, 1 हो गया, 2 छक 12, 2 हो गया, 3 चौका 12, 3 भी हो गया, 4 तिया 12, 4 हो गया, लेकिन 5 तिया 15 हो जाता है। 6 दूनी 12, तो 6 भी हो गया, और उसके बाद 12 एके 12, तो 12 हो गया। जरा यहाँ देखिए 7 का, 1 से हुआ और फिर 3 से, 4 से, 5 से, किसी से नहीं हो, केवल 7 से होगा। तो जरा इस पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न को देखने से हमको पता चल रहा है कि 1 देखिए, 1 1 1 1 1 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। आगे देखिए कि 15 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा 15 स्वयं है, अर्थात किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और वह सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। उस संख्या से बड़ा कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब जरा गुणनखंड के कुल संख्या के आधार पर हम लोग देखें, 15 के कुल गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4। जरा यहाँ 5 के गुणनखंड देखिए, 1 1 2। 1 का गुणनखंड केवल क्या है, 1। यदि 12 के गुणनखंड देखो तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है, और यदि हम लोग 7 के गुणनखंड देखें तो केवल 2। इन कुल गुणनखंडों की संख्या को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, अर्थात उनमें केवल 2 संख्याओं से भाग जाए। जैसे देखिए यहाँ पर 5 के 2 गुणनखंड हैं और इसमें केवल 2 ही संख्या, या तो स्वयं 5 से या 1 से भागा जाता है, तो ये हो गया एक तरह का 2 वाला। और कौन सा है, 7। 7 भी एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है, अर्थात 7 में 1 से भागा जाएगा केवल 7 से। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसी संख्याओं को जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आगे देखिए, वे संख्याएं भी हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 15 के कुल गुणनखंड यहाँ 4 हैं, यहाँ 12 के गुणनखंड क्या है, 6 हैं,
और इन संख्याओं को जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उनको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 4 गुणनखंड है, यहाँ 6 गुणनखंड है, तो यह 12 और 15 कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। अब जरा एक को देखिए, एक एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक और एक ही गुणनखंड है, इसलिए ना तो इसका 2 है न ही 2 से अधिक है, इसलिए हम कहेंगे कि एक एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य है न ही अभाज्य। आइए हम लोग अब कुछ विशेष संख्या समूहों की चर्चा करें। सबसे पहले हमने लिखा है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की कुल संख्या 2 से अधिक हो उनको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात वे स्वयं और एक के अलावा अन्य भी संख्याओं से विभाजित तो हो जाएं। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 9 है, 15, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी। जैसे 4 में 1 से, 2 से, 4 से 3 गुणनखंड इसके हो गए, भागा लग सकता है। आगे देखिए अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वे स्वयं से और एक, केवल इन्हीं दोनों से विभाजित हुए, उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए मैंने नोट में लिखा है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। इरेटोस्थनीज छलनी के द्वारा आपकी किताब में दिया हुआ है। यदि हम लोग चाहें तो 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए 2, 3, 5, 7 ऐसे करके जो आखिरी संख्या यहाँ पे 100 के बीच में है 97 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। यदि इनको गिनेंगे तो 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 25 होगी। और इंटरेस्टिंग है कि यदि हम देखेंगे 1 से 50 तक के बीच की जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, वे होती हैं 15, और 51 से लेकर के 100 के बीच की हैं 10, अर्थात कुल 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में। अब जरा देखिए तीसरा मैंने लिखा अभाज्य युग्म, इनको जुड़वां अभाज्य भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम्स। इसका मतलब क्या है? ये है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच केवल 2 का अंतर हो उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य। जैसे 2, 5, 11, 13। अगला है आपका अभाज्य त्रिक, प्राइम ट्रिपलेट। 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच 2 का अंतर हो। जैसे देखिए यहाँ पे है 3, 5 और 7। देखिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, ये हमारा एक ट्रिपलेट बना रहा है। अब देखें सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। इसको अब ध्यान से देखेंगे कि वे संख्याएं जिनका एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 का गुणनखंड कौन है? 1, 3, 5 और 15 होगा। 8 के गुणनखंड कौन है? 1, 2, 4 और 8। यदि इनको मिलाएंगे तो देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? ये दोनों में केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों का गुणनखंड है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और इसलिए हम कहेंगे कि 15 और 8 सह अभाज्य हैं। ध्यान दीजिए सह अभाज्य और अभाज्य संख्या में हम लोग प्रायः कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे 15 और 8 दोनों में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन वे आपस में सह अभाज्य हैं, चूँकि उनके बीच केवल एक ऐसी संख्या है जो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब अगला ये सम संख्या, इवन नंबर। 2 से विभाज्य संख्या है, मतलब वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भागा लग जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब संख्या है। और फिर है विषम संख्या, ऑड नंबर, कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भागा नहीं लग जाए, उसी को हम लिखे 2 से अविभाज्य संख्या, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि।
इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर हम लोग प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। धन्यवाद।